राइट, जिसको हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। सो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर, मेनली वाटर वेपर, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, बहुत सारे एरोसोल्स निकलते हैं। सो वो इतने ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं कि वो पूरे स्काई में क्या हो जाते हैं, छा जाते हैं। और जब वो पूरे स्काई में छा जाएंगे और वो बहुत लंबे टाइम के लिए रहेंगे, फॉर एग्जांपल 10 ईयर 20 ईयर तक हैं, तो उस सिचुएशन में जो सनलाइट होगी उसको ब्लॉक कर देंगे। और जब आने वाली सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी उस सिचुएशन में क्या होगा, जो अर्थ का क्लाइमेट है उसमें चेंज होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। सो वोल्केनिक इरप्शन का एक नेचुरल फैक्टर है, ह्यूमन इंड्यूस नहीं है, ये एक नेचुरल फैक्टर है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है वोल्केनिक इरप्शन में, है ना। सो वोल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल कॉजेज है किसका, क्लाइमेट चेंज का, जो प्रीवियसली हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड इज एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ। एक्सियल टिल्ट ऑफ, मैं यहां पर लिखूं चेंज इन एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ। आपको बच्चों पता है हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री, परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री क्या है, अर्थ टिल्टेड है। सो अर्थ का ये जो टिल्ट है, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा, माइनर भी अगर उसमें अंदर चेंज आएगा, सो जो सन रेडिएशन आने वाली है, यानी जो इंसोलेशन है, मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है, उन आने वाली जो सनलाइट है उसमें भी चेंज आएगा। और अगर आने वाली सनलाइट में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली किस पर चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा, राइट। सो अगर हमारे अर्थ का जो आज प्रेजेंट जो एक्सियल टिल्ट है, जिस एक्सिस पर हमारी अर्थ झुकी हुई है, अगर उस एक्सियल टिल्ट में थोड़ा सा भी फर्क आएगा, सो आने वाली जो सन रेज हैं उनमें भी चेंज होगा। और जब आने वाली सन रेज में चेंज होगा बच्चों, तो उस सिचुएशन में हमारे क्लाइमेट पर भी क्या फर्क पड़ेगा, राइट। हो सकता है उस एक्सियल टिल्ट को चेंज होने से सनलाइट ज़्यादा आने लगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हो सकता है उसके टिल्ट के चेंज होने की वजह से सनलाइट क्या होने लगे, कम होने लगे, तो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। सो दूसरा नेचुरल फैक्टर है जो हुआ है पास्ट में, वो क्या है, चेंज इन एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, राइट। सो ये दो एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह वगैरह, बट जितना आपको जानना है, अगर इतना आप जान ले तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। 6th 7th 8th क्लास के लिए इतना बच्चों बहुत है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया जो क्लाइमेट चेंज है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इज द मॉडिफिकेशन इन द एवरेज क्लाइमेटिक मेजर्स। जो एवरेज क्लाइमेटिक मेजर्स हैं उनमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्लाइमेट में चेंज आना ही क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। नाउ क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके रीजंस क्या हैं, दो रीजंस हैं। अगर आपसे कभी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछे तो क्लाइमेट चेंज के जो कॉजेज हैं वो क्या है, कितने कॉजेज हैं बच्चों, दो कॉजेज है। वन इज नेचुरल कॉजेज एंड सेकेंड इज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब ये है कि कुछ नेचर जो है, यानी उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, नेचुरली भी क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता है, राइट। सो नेचुरली भी क्लाइमेट चेंज होता है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ का क्लाइमेट चेंज आगे आज हो रहा है, आगे भी चेंज हो रहा है और पीछे भी चेंज हुआ था। सो क्लाइमेट इज नॉट अ कांस्टेंट फिनोमिना, द क्लाइमेट इज कीप्स ऑन चेंजिंग and it is changing since time immemorial, right? So the climate of the earth is keeps on changing from time immemorial. It changed in past, it is changing now, it will change tomorrow, right? So हुआ है वो पहले पास्ट में चेंज, आज हो रहा है और कल को भी होगा। So the problem that we are facing today is not climate change, but the problem is the rate at which it is changing. जिस रेट से ये चेंज हो रहा है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, राइट। सो कॉजेज हमने पढ़े। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, दिस एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज।
क्लाइमेट चेंज का आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो नेचुरल रीजंस नहीं है। वो क्या रीजंस है हम जो आज का क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, वो है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस। हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के आज के टाइम पर। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? ये पंखे में आप बैठे हो, आप सबके घरों में एसी भी लगा होगा, आप गाड़ी में जाते होंगे तो एसी में बैठ के जाते होंगे, कोशिश करते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गर्मियों में एसी में ही बिताएं, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किसके थ्रू हो रहा है? मैक्सिमम इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड किसके थ्रू हो रहा है? कोयले को जलाकर। कोयले जब जलता है तो उससे क्या निकलता है? ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस है निकलती है, CO2 निकलती है, विच इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। वो जो CO2 होती है वो एब्जॉर्ब करती है हीट को, और हीट को जब वो एब्जॉर्ब करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? गर्म होता है, यानी चेंज हो रहा है ना क्लाइमेट। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज। हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज वी आर एमिटेड nowadays more and more amount of carbon emission. We are doing more and more of carbon emission. कार्बन का एमिशन हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से जो उन गैसेस का हीट एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्म कर दे रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जब आपने लिखा एंथ्रोपोजेनिक रीज़न, यहाँ लिखना फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। डोंट वरी, जब मैं सम अप करूंगा आपको पूरा का पूरा एक साथ समझ आ जाएगा। ठीक है। अभी समझ आ रहा है आप लोगों को? सो द रीज़न इज, हमें जो मेनली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन। सो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन इंड्यूस्ड की वजह से। नाउ अब हेडिंग डालो एक चीज आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हेडिंग डालो बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर हम इन जो ऊपर के जो रीजन लिखे ना एंथ्रोपोजेनिक, वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो मुझे यहाँ पे जगह चाहिए होगी, हाँ ये रही जगह। ठीक है बच्चों, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट? पढ़ा है आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। सो देखो इजी टर्म में, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल सन, राइट? एंड दिस इज आर, ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स है। मैं इसको मान लूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दिस इज आर एटमॉस्फेयर। ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर में ये आपका आ रहा है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट आ रहा है ये। We call them incoming solar radiation. What we call them? Incoming solar radiation. ऐसे यहाँ पे लिख दूँ मैं इसको, incoming solar radiation. शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चों इंसोलेशन। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। ठीक है। ध्यान से सुन लो बच्चों, ठीक है। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। नाउ सनलाइट जब अर्थ के ऊपर पड़ती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है ये। ठीक है। सो रेडिएशन जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है, जब रेडिएशन एंटर करती हैं, ये जो रेडिएशन सन से अर्थ की तरफ आती है, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है बच्चों, ये होती है शॉर्ट वेवलेंथ की। कैसी वेवलेंथ की? शॉर्ट। इनकी वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। यानी जो सोलर रेडिएशन आती है अर्थ के ऊपर, जो सनलाइट आ रही है अर्थ के पास, वो कैसी है? शॉर्ट वेवलेंथ की है। ठीक है। नाउ
दिस आफ्टर एंटरिंग इनटू आवर एटमॉस्फेयर, ये जो अर्थ है वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। अर्थ क्या होगी, गर्म होगी। सो अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है, और क्योंकि अर्थ गर्म होगी तो अर्थ के कांटेक्ट में जो एयर है, अर्थ के जो लेयर है उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी गर्म होगी, राइट। अर्थ के कांटेक्ट में जो लेयर है वो भी गर्म होगी बिकॉज ऑफ कंडक्शन, मैंने पहले भी बताया था। सो अर्थ के जो कांटेक्ट में लेयर है वो भी गर्म होगी। सो जब ये अर्थ गर्म होगी, इस सिचुएशन में अर्थ गर्म होकर क्या करेगी, इसको बोलते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी अर्थ जब गर्म होगी तो अर्थ भी तो हीट एमिट करेगी, राइट। अर्थ गर्म होगी तो अर्थ भी तो हीट एमिट करेगी। आपने घर में प्रेस देखी है जिससे कपड़ों के ऊपर प्रेस करते हैं। सो प्रेस से अगर इतना थोड़ी दूर हाथ लगा के रखोगे तो गर्म होगी ना, हाथ भी गर्म आप, क्योंकि लाइक दिस द सरफेस ऑफ दिस प्रेस इज एमिटिंग हीट, क्योंकि वो सरफेस गर्म हो गया है तो वो गर्म कर रहा है ना। आप घर में रोटी बनाते होंगे या खाते होंगे तो तवा जब गर्म होता है तो उसके ऊपर हाथ ऐसे थोड़ा दूर भी रखोगे तो गर्म लगता है ना। सो बिकॉज दैट तवा इज एमिटिंग व्हाट, रेडिएशन। सो सिमिलरली जब रेडिएशन अर्थ के ऊपर आएंगी तो अर्थ गर्म होगी, और अर्थ गर्म होकर क्या एमिट करेगी, गर्म रेडिएशंस एमिट करेगी, ठीक है। सो ये रेडिएशंस एमिट करेगी अर्थ, और इन रेडिएशन को क्या कहते हैं हम लोग, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल क्यों कह रहा हूं मैं इनको, क्योंकि अर्थ से आ रही है, लैंड सरफेस से आ रही है। तो सनलाइट हमारी अर्थ के ऊपर आती है, जिस आने वाली सनलाइट को हम कहते हैं क्या, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इस सनलाइट से क्या गर्म होती है, अर्थ गर्म होती है, अर्थ का सरफेस। अर्थ का गर्म सरफेस होता है तो अर्थ गर्म होकर क्या एमिट करती है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यानी जो एमिट कर रही हैं, दीज एनर्जी और दीज वेव्स और दिस हीट, the heat which is emitted by the outgoing terrestrial radiation is absorbed by the greenhouse gases existed in the atmosphere, like CO2, like methane, like nitrous oxide, like SF6, like CFCs, etc. सो हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, अर्थ से एमिट होने वाली हीट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर होगा ये क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सो सन से सनलाइट आती है, जब सनलाइट आती है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वो सनलाइट जो है वो कहाँ पर पड़ती है, अर्थ के सरफेस पर, उसकी वजह से अर्थ का सरफेस गर्म होता है। जब अर्थ का सरफेस गर्म होता है तो वो क्या एमिट करता है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो एमिट करती हैं वो उनको एब्जॉर्ब कौन करता है, ग्रीन हाउस गैसेज। और ग्रीन हाउस गैसेज जब उसको एब्जॉर्ब करती हैं, यानी हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, तो क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है ग्रीन हाउस गैसेज, तो एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, राइट। एटमॉस्फेयर हमारा गर्म हो गया। सो दिस इज हाउ अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर। थोड़े टाइम के बाद होता है, जो ये जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इन्होंने जो हीट एब्जॉर्ब करी है, धीरे धीरे ये इस हीट को क्या करती हैं, फाइनली रिलीज कर देती हैं, और हीट कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाती हैं। सो आप सोचो, दिन में सुबह सुबह जब सन निकलता है तो सुबह सुबह तो गर्मी नहीं होती है ना, राइट। कब होगी गर्मी भाई, सुबह। अब सन निकल गया, फॉर एग्जांपल 7 बजे सन निकल गया, और सुबह 7 बजे जब सन निकला तो सन ने क्या करना शुरू करा,
अर्थ को गर्म करना शुरू करा। अब अर्थ एकदम तो गर्म नहीं होगी, अर्थ गर्म होने में क्या लगाएगी, थोड़ा टाइम लेगी। तो 11-12 बजे तक जब सन बिल्कुल सर पर आ जाता है 12 बजे तक, तब तक भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अभी भी बहुत इतनी गर्मी थोड़ी हो रही जितनी 3-4 बजे होगी। सन निकला फॉर एग्जांपल सुबह 7 बजे और इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ पर लगातार आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का सरफेस गर्म होते जा रहा है, बट धीरे 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 गर्म हो जा रहा है। 12 बजे तक वो इतना गर्म हो गया कि अर्थ का सरफेस कि अब अर्थ ने भी क्या करना शुरू कर दिया, एमिट करना शुरू कर दिया। और जब वो एमिट करेगी तो उस आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को किसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ग्रीन हाउस गैसेस। तो 2 बजे तक, 12 के बाद 1-2 बजे तक वो जो गैसेस है वो किसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगी, हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। और जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगी तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। इसलिए आप देखोगे सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, 2-3 बजे होती है, सुबह सुबह नहीं होती। 2-3 बजे खूब गर्मी होगी, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक खूब गर्मी रहेगी। अब सन क्या होगा, 5 बजे के बाद सेट होना शुरू हो जाएगा। 6 बजे सन क्या हो जाएगा, सेट हो गया, अब सन नहीं है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या हो चुकी है, बंद। इस वक्त सिर्फ क्या है, अर्थ क्या कर रही है, एमिट कर रही है हीट। जो गर्म हुई है अब वो अर्थ क्या कर रही है, उसको एमिट कर रही है। एटमॉस्फेयर गर्म है, धीरे धीरे पूरी रात क्या करेगी, अब जो ये एब्जॉर्ब इन्होंने करी है, इन्होंने हीट गैसेस ने पूरी रात जो होंगी ये क्या करेंगी, इस हीट को धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगी। और रिलीज करेंगी इसलिए सुबह सुबह 4-5 बजे जब सारी रिलीज कर देती है तो कैसा हो जाता है मौसम, सुबह 3-4 बजे ठंडा हो जाता है। जब रिलीज कर चुके होती हैं, अपनी मैक्सिमम हीट रिलीज कर देती हैं, आने वाली कोई है नहीं, तो उस वक्त 5-6 बजे सुबह सुबह कैसा होता है मौसम, ठंडा। 7 बजे फिर सूर्य देवता आ जाते हैं, फिर से वो पृथ्वी को गर्म करना शुरू करते हैं। 11-12 बजे तक फिर से पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी जब गर्म होती है फिर से वो एमिट करती है सनलाइट, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको फिर से कौन एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन हाउस गैसेज। 3 बजे तक खूब गर्मी हो जाती है। शाम को 6-7 बजे तक जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ग्रीन हाउस गैसेज जिन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया, धीरे धीरे हीट को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। सो ये डेली होता है। सो डेली सनलाइट आएगी, डेली अर्थ गर्म होगी, गर्म होके अर्थ जो है वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देगी, उन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा ग्रीन हाउस गैसेज, और फिर धीरे धीरे उनको फाइनली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी। दिस इज नेचर, दैट इज वाई वी कॉल इट मदर अर्थ। जो अर्थ है उसको मदर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नेचुरल सिस्टम बनाती है, वरना क्या होता अगर ये ना होता। सो अर्थ बहुत तेज गर्म हो जाती जब तक सन रहता, और उसके बाद जब रात को क्या हो जाता, बिल्कुल ठंडा हो जाता। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना कि जब तक सन है तब तक तो गर्मी हो रही है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और जब रात हुई तो माइनस में हो गया टेम्परेचर। ऐसा तो नहीं होता ना। अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर, मेंटेन करती है ना अर्थ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं होने देती। एक एवरेज मॉडेस्ट टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करके रहती है। इसी को बोलते हैं हम लोग अर्थ का हीट बैलेंस। अर्थ जो है हमारी वो एक हीट बैलेंस बना के रखती है। आर यू गेटिंग दिस? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हाँ बच्चा, ग्रीन हाउस गैस ही ना होती तो बच्चों यही होता ना कि फिर क्या होता, बैठ जाओ, फिर क्या होता है, सनलाइट की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस ही नहीं होती तो हमारे यहाँ एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हीट, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता, यानी एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। ग्रीन हाउस ना होते का मतलब है एटमॉस्फेयर ही ना होता। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो बच्चा क्या ना होता, तो लाइफ ही ना होती ना। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हीट ही नहीं मेंटेन कर पाती अर्थ अपनी, ठीक है। हमारे लिए यूजफुल है ना बच्चा, हमारे अर्थ का मेंटेन कौन कर रही है टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैसेज ही कर रही है ना। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो सिचुएशन में क्या होता, हमारे यहाँ या तो एक्सट्रीम कोल्ड होता या एक्सट्रीम हॉट होता। एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट की कंडीशन में हम लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाते ना, तो एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है, ग्रीन हाउस गैसेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अब ग्रीन हाउस गैसेज हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी है, जैसे सवाल पूछा। ग्रीन हाउस गैसेज अभी तक तो अच्छी हैं जब तक ये काम कर रही हैं, बट हमने क्या किया बच्चों, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज।
द मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंजेस, हमने क्या लिखा था, ग्लोबल वार्मिंग लिखा था ना वहां पे, एंथ्रोपोजेनिक रीजन ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, टेम्परेचर का गर्म जान होना है ना, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है टेम्परेचर में। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है? सो अभी हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है। देखो बच्चों, आपने जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, CO2, CH4, NO2, इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगी कि नहीं करेंगी, और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगी तो अर्थ को ज़्यादा गर्म करेंगी कि नहीं करेंगी। सिंपल बात है। हमने देखो दो चीज़, बहुत आसान है, एंड इतना आपको समझ आ गया तो उसके बाद आपको नहीं समझना है, आगे जो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ग्रीन हाउस के इफेक्ट समझ आया। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, उसकी वजह से अर्थ गर्म होती है। अर्थ गर्म होने से क्या एमिट करती है? आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब हीट, उसको ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और फिर धीरे 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 उसको हीट को रिलीज कर देती है। इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या है, वो मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से एब्जॉर्ब करें एकदम से रिलीज करें, नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, 5, 6, 10 घंटे में रिलीज करती हैं धीरे धीरे। कई गैसेज ऐसे हैं जो 30 दिन में रिलीज करती हैं, कई ऐसी हैं जो 50 दिन में रिलीज करती हैं, बट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं हीट को। नाउ जो हीट बच्चों ये रिलीज हो रही है, ठीक है, अब क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपके एटमॉस्फेयर में, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज कम हो जाएं, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज कम हो जाएं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ही गैसेज नहीं रहेंगी आपके यहाँ, तो टेम्परेचर कैसा होने लगेगा, कम होने लगेगा। बट अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेसिवली बढ़ जाएं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस अगर हो जाए, तो सिचुएशन में हीट क्या होगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से क्लाइमेट क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। सो जब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिव एमिशन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे मीथेन, जैसे CO2, एंड CO2 इज द मेन रिस्पॉन्सिबल है ना गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये जो गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका एमिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके बहुत ज़्यादा एमिशन के होने के वजह से एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हो गई हैं, वो ज़्यादा आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और ज़्यादा को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब ग्लोबल टेम्परेचर बच्चों अगर बढ़ रहा है तो उस ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत सारे इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस टेम्परेचर के बढ़ने से ही ओवरऑल जो क्लाइमेट है दुनिया का वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या बदल रहा है। क्योंकि अगर किसी जगह का टेम्परेचर में चेंज कर दो आप, तो वहाँ के रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आ जाएंगे, वहाँ की ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ जाएंगे, और जब रेनफॉल में चेंजेस आ जाएगा